छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज कोविड-19 में जहां सब लोग घरों में बंद होकर बैठे हुए हैं, पर फिर भी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज टॉक टू पीपल बैक इन इंडिया हु हैव अचीव्ड ए लेवल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आज हम बात करने जा रहे हैं 2012 के शहजादा ए गजल जी टीवी सारेगामापा के विनर जजीम शर्मा से। जजीम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच नवनीत जी एंड वरुण जी, शुक्रिया। हाँ जी, तो शहजादा ए गजल जब आपको 2012 में यह खिताब दिया गया, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे गज़ल का शौक़ था। जैसे क्योंकि शास्त्रीय संगीत सीखने के साथ साथ गज़ल मैंने जब पहली दफ़ा ग़ुलाम अली ख़ान साहब को सुना तो मतलब मुझे लगा कि मुझे गज़ल ही गानी है। तो उसके बाद जब सारेगामापा वाज़ माई प्रोफेशनल जर्नी, क्योंकि जहाँ से मेरी प्रोफेशनल म्यूज़िक का जो करियर मेरा शुरू हुआ, तो जब वहाँ पे भी मैंने वही गाया जो मैं बचपन से गाता आ रहा था। मतलब मेरा मतलब है गज़ल्स को मैंने गाया और लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी और मुझे इतना अच्छा लगा। जो हमारा यूथ है, उन्होंने मुझे जब फ़ोन करके ये बोला कि आपको सुनने के बाद हमारा गज़लों में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मुझे एक ज़िम्मेदारी सी भी महसूस हुई, क्योंकि अभी मुझे गज़लों को और भी आगे लेके जाना है। तो डेफ़िनेटली सारेगामापा हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन माय लाइफ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से उस चीज़ को दिखाया और मुझे पोर्ट्रे किया एज ए गज़ल सिंगर। मेरे ख्याल से आपने जो फर्स्ट ब्रेक थी वो बॉलीवुड सॉन्ग था क्या, डेढ़ इश्किया मूवी में मेरे ख्याल लिखा था क्या होगा, गुलजार साहब ने, और हाँ जी, क्या होगा लिखा था गुलजार साहब ने, कंपोज्ड बाय विशाल भारद्वाज। हाँ जी, डेफिनेटली। तो वो ब्रेक आपको कैसे मिली? उसके पीछे भी सारेगामापा का ही हाथ है, क्योंकि विशाल जी एंड रेखा जी ये अपनी टीम के साथ आए थे। उस वक्त उस मूवी का प्रमोशंस के लिए आए थे, मटरू की बिजली का मंडोला के लिए। तो वहाँ पे जब विशाल सर ने मुझे पहली बार सुना था तो उन्होंने बहुत ही प्यार दिया था और मुझे आज भी याद है। तब मैंने एक पंजाबी गाना सुनाया था उनको, तो अच्छा। वो गाना उन्होंने इतना जब सुन के, और उन्होंने मुझे परफॉर्मर ऑफ द डे भी दिया उस दिन, और मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया। और तभी उसके ही अगले दिन वो हमें ले गए थे अपने स्टूडियो में। तो तब कुछ मटरू की बिजली का मंडोला के लिए मैंने कुछ आलाप वगैरह उन्होंने करवाए मुझसे, और उसके कुछ एक डेढ़ महीने के बाद ये क्या होगा उन्होंने मुझसे गवाया। सो विच इज़ मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि जो भी मेरे फेवरेट्स थे, चाहे गुलजार साहब हों, विशाल जी हों, नसीरुद्दीन शाह साहब हों, माधुरी दीक्षित जी हों, मतलब जो भी लोग मेरे फेवरेट्स थे वो मेरे पहले गाने में ही आ गए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। नवनीत जी, आपने ये बोला नहीं कि अभी तक कि पहला वाला जो पंजाबी गाना सुनाया था वो हमें क्यों नहीं सुनाया अभी तक? मैं क्योंकि यही बात इनसे करने जा रहा था भाई। एक आपने जुगनी भी बॉलीवुड में कवाली गाई थी राहत फतेह अली खान साहब के साथ। हाँ मुझे जी, लगता है वो कंपोज किया था क्लिंटन किज़ेरो ने। सो वर यू नर्वस एट ऑल दैट टाइम? नहीं, बेसिकली तो वो क्या था, वो क्लिंटन है, वो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हमारे इंडिया के। और उन्होंने भी मुझे जब ये विशाल सर के लिए वो करते थे काम, तब ना उनका म्यूज़िक अच्छा प्रोड्यूस करते, तब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी उसमें। तो वहीं से उन्होंने फिर मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। तो पहले राहत साहब वाला हमें नहीं पता था कि वो साथ में गाने वाले हैं। मुझे पहले उन्होंने पूरा का पूरा वो जो कव्वाली थी ज़र्रे ज़र्रे में नूर भरा, पहले उन्होंने सारी मुझसे गवाई, और उसके बाद उन्होंने वो मेरी ही पूरी आवाज़ राहत साहब को भेजी, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने गाया। तो ऐसे करके फिर वो हमारे दोनों का वो कोलैबोरेशन साथ में आया। तो आई एम सो थैंकफुल टू क्लिंटन भाई एंड टीम जुगनी की तरफ से, जिन्होंने ये प्यारा सा मौका मुझे दिया था। जैसे अभी वरुण जी ने बोला, अभी क्यों ना इसकी 4 लाइनें हो जाए। हाँ जी, मैं वो वाला गाना ज़रूर सुनाना चाहूँगा जो वरुण जी ने जो स्पेशली बोला था कि जो, हाँ बिल्कुल, पहला गाना। दिल का दिया शब भर जला तेरे लिए ओ पिया,
दिल तो दिया है जान भी देंगे और नजराना क्या होगा, लो को छू के लौटाया वो परवाना क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या जी, क्या क्या जी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या जी, क्या जी, क्या होगा। थैंक यू जी। अभी आपको बॉलीवुड में सारी तरफ से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, कितने सारे आर्टिस्टों के साथ आपने अभी काम किया, अभी लॉकडाउन की स्टेज में आपका भी गाना आया, इतना जबरदस्त कॉम्पोजिशन आपने की। हाँ जी। आप अगर अपनी स्ट्रगल लाइफ के बीच में जाएं तो स्ट्रगल लाइफ में और अब में कौन सा आपने ये सफ़र तय किया है, उसके बारे में बताएंगे कि नाउ क्या फीलिंग है और उस जमाने से लेके अब तक की बात। हाँ जी, बिल्कुल। जो जहाँ तक मेरे म्यूज़िक का सवाल है उसके लिए मैं बिल्कुल शुरू से मैं छोटा छोटा अपना वो ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 5 साल का था जब मैंने संगीत सीखना शुरू किया था मेरे गुरुजी श्री विजय सचदेवा जी से। और उसके बाद करते करते जब मैंने जैसे कि बताया कि ग़ुलाम अली ख़ान साहब को सुना, मेहदी हसन साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना, तो मुझे लगा कि गज़ल एक ऐसा जॉनर है जो मुझे अपनाना चाहिए, क्योंकि मुझे हारमोनियम प्ले करने का भी बहुत शौक़ था। तो करते करते देन आई पार्टिसिपेटेड इन स्कूल कॉम्पिटिशन्स। जब कॉलेज में गया तो कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, देन उसके बाद नेशनल तक भी आई परफॉर्म्ड गज़ल्स एंड ठुमरी, तो उसके लिए भी गोल्ड मेडल भी मुझे मिला। तो मतलब एक जो जर्नी मेरी रही है वो बड़ी एक्साइटिंग रही है, क्योंकि मुझे जहाँ पहले तो मुझे पंजाब में जहाँ जहाँ भी मुझे लगा कि म्यूज़िक है, चाहे जालंधर में मैं 1 साल रहा, फिर 1 साल मैं मलेर कोटला करके एक है जगह, तो 1 साल में अच्छा, जी। हाँ, तो मैं 1 साल मलेर कोटला में रहा। फिर देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन माई ओन सिटी बठिंडा। उसके बाद जब मुझे लगा कि पंजाब मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया, फिर मैं मास्टर्स करने के लिए आया था, बेसिकली बॉम्बे में आया था मास्टर्स के लिए। तो आई डिड माई मास्टर्स इन म्यूज़िक इन नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो उसके बाद फिर जब मुझे याद है कि मास्टर्स के पहले साल में ही आई पार्टिसिपेटेड इन सारेगामापा। तो मतलब ऐसे ऐसे करके जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही एक्साइटिंग रही है। बहुत से लोगों का हाथ है, मेरे माता पिता श्री नानक कनीर जी, मेरे मॉम, मेरे भाई, मेरे बहन, सबकी दुआएं। एक मेरे सर हैं श्री सुनील सेठ जी, उनका भी बहुत मुझे गाइडेंस रहा है। मतलब बहुत सारे लोगों की, मुझे ये लगता है बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। मतलब जो भी कुछ होता है, क्योंकि बठिंडा जैसे छोटे से शहर से उठ के मैं बॉम्बे आ गया था विदाउट नोइंग एनीवन। कोई गॉड फादर नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मतलब बिल्कुल ज़ीरो से जब शुरू किया। तो आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो बहुत ही ब्लेसिंग्स मुझे लगती हैं कि ऊपर वाले का बहुत ही मतलब कर्म नवाजी है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली अगर आपके पीछे अच्छी एनर्जीज़ हों, बहुत सारी दुआएं हों, ब्लेसिंग्स मुझे लगती हैं कि शायद ऊपर वाले ने मुझे उस चीज़ के लिए चुना, ख़ास तरह के संगीत करने के लिए मुझे उन्होंने चुना। तो मुझे मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जज़ीर, मेरे और वरुण की तरफ से सबसे पहले तो योगेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हमें आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। योगेश जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी डेब्यू गजल एल्बम थी प्यार बेपनाह, मेरे ख्याल से दैट वाज पेन्ड बाय अमिता परशुराम एंड द म्यूजिक वाज अरेंज्ड फ्रॉम पाकिस्तान। सो वेयर डिड द होल आइडिया कम फ्रॉम? हाँ, वो ऐसी था क्योंकि वो बेसिकली सारे गामा पा के बाद एक गज़ल वाला मेरा वो बन गया था। क्योंकि मैंने ज़्यादातर के मैंने मतलब शोज़ ही जो किए हैं वो सिर्फ गज़ल के ही किए हैं। तो एक बार वही अमिता जी हैं जिन्होंने ये एल्बम लिखी है और जिन्होंने ये एल्बम कंसेप्चुलाइज़ भी की है। और उनका मुझे एक बार आया था फ़ोन कि मैं आपके साथ एक एल्बम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर किसी यूथ, किसी यंगस्टर के साथ अगर एक एल्बम की जाए तो वो एल्बम और ज़्यादा दूर तक पहुँचेगी। क्योंकि उनका और मेरा एम लाइफ का डेफिनेटली कुछ हद तक जो हमारा मोटो था वो यही था कि जो गज़ल है वो यूथ तक हम लेके आ पाएँ। तो उसके लिए अमिता जी का मैं डेफिनेटली थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत के साथ वो एल्बम की सारी गज़लें लिखी। आई
कंपोज्ड एंड म्यूज़िक का जब आइडिया आया कि हम म्यूज़िक हम कहाँ से करें, तो हम एक चीज़ हम ये सोच रहे थे कि हम कोशिश करें कि जो मतलब एक आपस में, क्योंकि जो वहाँ के भी जो लोग हैं, जो भी लोग नफ़रत की बात नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ प्यार की बात करते हैं, जो म्यूज़िक, तो अगर हमें ये लगा कि चलो एक ये वाला भी इस एल्बम के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं कामरान अख्तर और इमरान अख्तर, जिन्होंने इस एल्बम का अरेंजमेंट किया है। सो व्हेन आई शेयर्ड माय कंपोजिशंस विद देम, वो लोग भी इतने एक्साइटेड हुए और उन्होंने भी बहुत प्यारा इसका अरेंजमेंट किया है। तो मुझे भी याद है कैसे हमारे सेशंस होते थे वीडियो कॉल्स के साथ, कैसे वो मतलब जब तबला होता था रिकॉर्ड, जब अकॉर्डिंग करते थे वो लोग, मतलब कुछ भी, जब ये होल जो मतलब जो ये प्रोसेस था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। बट ये है कि बहुत प्यारा म्यूज़िक बाहर निकल के आया और लोगों ने बहुत प्यार दिया इस एल्बम को। तो उसके लिए मैं इस पूरी टीम का, केजे सिंह जी जिन्होंने ये एल्बम मिक्स की है, और बहुत सारे मतलब मेरे सर श्री सुनील सेठ जी, उन्होंने गज़ल कंपोज भी की थी इस एल्बम में। तो मतलब बहुत सारे लोगों की दुआएं थी इस एल्बम के साथ भी, क्योंकि मैं वही मेरी सोच थी कि जो भी मेरी पहली एल्बम आए तो वो बहुत ही एक मेयार वाली एल्बम हो, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, कंपोजिशंस एंड म्यूज़िक अरेंजमेंट। तो मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ आज भी, मतलब इतने सालों बाद भी आज मैं जब ये अपनी एल्बम सुनता हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा, आप तो जब सुनते हैं, मेरे और वरुण जी की तरफ से आपके लिए ये एक रिक्वेस्ट है, तो क्यों ना एक प्यार बेपनाह की कोई गजल की 4 लाइनें हो जाए। वरुण जी क्या कहते हैं? हाँ जी, why not? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी जी। रकीबे जान नज़र का नूर हो जाए तो क्या कीजिए, रकीबे जान नज़र का नूर हो जाए तो क्या कीजिए, जिया दिल को अगर मंजूर हो जाए तो क्या कीजिए, रकीबे जान नज़र का नूर हो जाए तो क्या कीजिए। थैंक यू सर। जी वरुण जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन है डेफिनेटली, क्योंकि जब मैंने पहली दफ़ा ग़ुलाम अली ख़ान साहब को सुना था तो मुझे उनका गाना बिल्कुल मेरी रूह पे लगा था। तो उसके बाद मैंने मेहदी हसन साहब को सुना, जगजीत साहब को सुना। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर जो इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें, वो मेरी डेफिनेटली उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब। आपने मेरे ख्याल से यू हैड द ऑनर फॉर निदा फाजली साहब, उनकी Yep. ऑफिशियल लास्ट एल्बम थी सुनो, उसमें सुनो तुम। आपने सुनो तुम में आपने गाया भी, कंपोज भी आपने किया। तो हाँ जी। मेरे ख्याल से उनकी खजाने में से अगर देखा जाए तो बेहिसाब आपको उनमें से हीरे मिल जाएंगे। बट व्हाट वाज योर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ द लास्ट वन? नहीं, डेफिनेटली इट बेसिकली वो क्या था, मुझे ये इस चीज़ का सारा श्रेय है वो जाता है हमारे भाई हैं दिल्ली से श्री अतुल गंगवार जी, उनका ये कंसेप्ट था, और आशीष भाई हमारे, हम ये 2 लोग थे साथ में। तो मुझे आज भी याद है जब पहली दफ़ा मैं निदा साहब के घर पे गया था अतुल जी के साथ, तो पहली मुलाकात हमारी मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वो नहीं
रही थी वो ज़्यादा मतलब प्रॉमिसिंग नहीं थी, क्योंकि वो निदा साहब मेरे से थोड़ी सी गलती ये हुई, मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी करके मैं नहीं गया था उनको। तो उन्होंने अपनी वो गज़लों के बारे में जब मुझसे पूछा, तो उनका था, जब मैंने बोला कि आपने ये गज़ल सुनी है, मैंने बोला नहीं सर मैंने ये वाली नहीं सुनी। तो उसके बाद वो थोड़े से नाराज़ से हो गए मेरे से। तो उन्होंने अतुल भाई को बोला कि नहीं मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा। तो अतुल जी ने बोला कि निदा जी ऐसे है कि हम चाहते हैं कि आपकी जो गज़लें हैं अगर एक यूथ गाएगा तो आगे और 60 साल 80 साल तक वो और आगे जाएंगी गज़लें। क्योंकि वो निदा साहब ने बोला कि चलो ठीक है, मैं एक चांस दे के देखता हूँ, मेरी एक गज़ल है, इसको आप अभी लेके जाओ, कल हम मिलेंगे तो कल आप इसको मुझे सुनाना। तो मेरी भी एक मतलब मुझे भी ऐसे था कि अभी मुझे अपने आप को प्रूव करना है निदा साहब को। तो जब मुझे याद है तो मैंने बड़ी मेहनत के साथ वो गज़ल कंपोज़ की। तो अगले ही दिन मेरे घर पे मतलब सेटअप है, आई डिड म्यूज़िक प्रोडक्शन एज वेल। तो वो सेटअप पे मैंने म्यूज़िक बनाया। तो एक ही दिन में जब अगले दिन मैं लेके गया तो उन्होंने वही गज़ल, मुझे याद है हमसे 10 बार उन्होंने सुनी, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। तो उन्होंने फिर इतनी दुआएं दी, वो कहते हम डेफिनेटली, ये मेरी पूरी की पूरी किताब है, आपको जो गज़लें गानी आप इसमें से छांट लो। अभी मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि तुम्हें सुनकर कि तुम मुझे मेरी शायरी को तुम इतना मतलब एक अलग ही अंजाम पे, हाँ, और मतलब एक जो फीलिंग तुमने पकड़ी है अपनी धुन के साथ, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स दी थी। मुझे याद है उस एल्बम में एक गज़ल थी जो कि माँ के ऊपर उन्होंने लिखी थी, तो वो मैं ज़रूर आप सबको वो गज़ल सुनाना चाहूँगा। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। इसका शेर है जो बहुत खूबसूरत है। बांट के अपना चेहरा माथा, आंखें जाने कहाँ गई। बांट के अपना चेहरा माथा, आंखें जाने कहाँ गई। फटे पुराने एक एल्बम में, फटे पुराने एक एल्बम में, चंचल लड़की जैसी माँ। बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। क्या बात, थैंक यू जी। आपने कितने सारे शोज किए हैं वर्ल्ड वाइड, एंड आपने काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं। कोई ऐसा शो या कोई ऐसा आपका म्यूज़िक एल्बम जो आपको हमेशा याद रहा हो, कोई ऐसी बात जो किसी को ना पता हो और आप इस बातचीत में हमारे साथ शेयर करना चाहे? इंडिया में तकरीबन हर शहर में मैं गया हूँ, हर जहाँ भी लोग गज़ल को प्यार करते हैं, गज़ल सुनते हैं, बहुत सारी यादें हैं। मतलब एक तो ऑस्ट्रेलिया का, मतलब वो तो आपके सामने था, जो योगेश भाई ने जो इतने प्यार से मेरे कॉन्सर्ट्स जो ऑर्गेनाइज उन्होंने किए थे, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं सारी की सारी। अभी अनूप जी के साथ मैं जो भी कनाडा मेरा था टूर, मतलब मुझे हाँ एक बात मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा। एक मुझे बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग लगती है कि दुबई में एक हमारा था कॉन्सर्ट, जिसमें मुझे
ग़ुलाम अली खान साहब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला था, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मुझे याद है और उस वक्त हम सेम होटल में रुके हुए थे सभी। तो ग़ुलाम अली खान साहब का रूम बिल्कुल मेरे फ्लोर में था। तो मुझे याद है मैं उनके रूम में निकल गया, मतलब उनके रूम में गया तो हम कितने घंटों बातें करते रहे, 3-4 घंटे मैं ग़ुलाम अली खान साहब के साथ था। तो वो हमने ना उन्होंने गाया ना मैंने गाया, हमने सिर्फ म्यूज़िक की संगीत की बातें की। तो उनका एक्सपीरियंस सारा और काफ़ी उन्होंने नई बातें बताई जो चीज़ें हमें नहीं भी पता था। मतलब बहुत ही वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और अनूप जी के साथ मैं डेफिनेटली ये बात सबके साथ मैं करना चाहूँगा, अनूप जी सिंगर तो अच्छे है ही हैं और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, क्योंकि क्या होता है कि हम काफ़ी सालों से सब लोग अपना गा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कब बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अपना कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले का जो आपका एक आर्टिस्ट का जो टेम्परामेंट होता है वो मुझे अनूप जी से सीखने को मिला, क्योंकि वो किस मूड के साथ आपको रहना है शो से पहले। वो इतने कूल रहते हैं, इतना मतलब कोई बोझ ही नहीं, मतलब उनके साथ रह के मतलब बहुत कुछ मुझे उनसे सीखने को मिला, इंसानियत के बारे में भी। क्या बात। अच्छा जसीम, आपका एक मन मर्जियां मूवी थी जिसमें आपके 2 गाने आए थे, चोंच हाँ जी। लड़ियां और ग्रे वाला शेड। हाँ जी। राइट। और मेरे ख्याल से उस समय आप उस मूवी की प्रमोशन में भी पूरी की पूरी टीम के साथ आपने हिंदुस्तान का सफर किया था। सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो वो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल डिफरेंट रहा होगा। डेफिनेटली वो बिल्कुल एक तरह का नया एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो वो गाने के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक गाना मेरा आया था बिस्मिल्लाह, वो गाना सुन के अमित भाई के ऑफिस से मुझे आया था फ़ोन। अमित त्रिवेदी जी जिन्होंने मन मर्जियाँ का म्यूज़िक किया, जिन्होंने इसका संगीत तैयार किया, तो वो जब उनके ऑफिस से आया मुझे फ़ोन किया, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में हम एक गाना ट्राई करना चाहते हैं। तो मैं गया तो ये मतलब मूवी रिलीज़ होने से 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा। हाँ, तो मैं जब गया था तो मुझे याद है गाना था वो ग्रे वाला शेड। मैंने उनसे कंपोजिशन समझी, तो मैंने ये देखा कि क्या उनके जहन में है, क्या वो मुझसे निकलवाना चाहते हैं। मैंने ट्राई किया, तो मुझे अभी भी याद है। मैं क्या सर, हाँ जी, तो अभी करते हैं। तो मेरा रिहर्सल हो चुका है। तो अमित भाई ने बोला नहीं, अभी ये हो गया, मुझे तुम्हारी आवाज़ से जो निकलवाना था मुझे मिल गया है। तो मैं क्या सर अभी तो मुझे अच्छा, लगा जो कि रिहर्सल में किया था वो बेसिकली हाँ, मतलब असली गाना बन गया। डमी मतलब जो होता है ना एक हाँ जी, मतलब हाँ जी। जो आप ऐसे ही गाते हो, थोड़ा सा वार्म अप होने के लिए आप जो पहले गाते हैं। तो लेकिन वो ये एक जीनियस हैं, वो मतलब अपने काम की, उनको पता है किससे उनको क्या चीज़ चाहिए। कहते अगर तुम इससे ज़्यादा कुछ भी करोगे ना, अगर कहते मुझे जो फील चाहिए था, जो आवाज़ का टेक्सचर मुझे चाहिए था, जो तुम्हारी प्रोजेक्शन चाहिए थी, जितनी हरकत चाहिए थी उतनी मुझे मिल चुकी है। अगर तुम इसके अलावा कुछ भी अपना देने की कोशिश करोगे तो वो हो सकता है मैं ना भी रखूँ। मेरे लिए मुझे मिल गया है। हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर ये गाना हो गया था मेरा। और उसके बाद जब उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप कल आप आना, फिर से कल एक और हम गाना साथ में करेंगे। तो वो गाना उन्होंने मुझे याद है, मतलब बड़े सालों बाद। हाँ, मैं ये बात डेफिनेटली डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आज के ज़माने में जब आपको पता है कि सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स रीमिक्स में फंसे हुए हैं सभी, मतलब ना वो जो सिटिंग वाला जो एक मतलब वो जो सिटिंग्स वाला जो फील नहीं आता था कि मतलब म्यूज़िक कंपोजर सिंगर को सिखा रहा है। तो मुझे अभी भी याद है, मैं था, हर्षदीप थी, तो हम दोनों साथ में नीचे बैठे थे। तो अमित भाई अपने हारमोनियम पे हमें ये गाना सिखा रहे थे, चोंच लड़ियाँ जो था गाना, तो जो कि शैली सर ने इस पूरी मूवी के लिखे हैं गाने, बहुत प्यारे लिखे हैं। मुझे लास्ट तक भी नहीं पता था कि वो ये गाना मेरी आवाज़ में रखने वाले हैं। तो मुझे आज भी याद है, जब मुझे 1.5 साल के बाद आया फ़ोन, जो आपने 1.5 साल पहले ये गाने 2 हमारे लिए गाए थे। तो ये मन मर्जियाँ मूवी आ रही है जिसमें अभिषेक बच्चन जी, तापसी पन्नू जी एंड विक्की कौशल जी हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं देव डी के टाइम से ही अमित भाई का बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक वो करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये गाने आए मेरे। और उसके बाद जब ये टूर हुआ प्लान की, मल्टी सिटी टूर हमने साथ में करना है, तो जिसमें स्टार कास्ट भी थी, सभी म्यूजिशियंस थे, सभी सिंगर्स थे। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मुझे याद है हर कॉन्सर्ट के बाद हम लोग पार्टी करते थे। और अभिषेक जी तो बहुत ही मतलब बहुत ही ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, और मतलब इतना मज़ा हमने किया है साथ में, सभी नहीं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो।
अच्छा वरुण, जी तो इन दोनों में से क्यों ना कि एक किसी भी एक चोंच लड़ियां या ग्रे वाला शेड का 2 लाइनें हो जाए, आप क्या बोलते हैं? हाँ जी, ज़रूर ज़रूर, मैं चोंच लड़ियाँ ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो गाना मेरे दिल के बहुत ही करीब है। सोनी सोनी सी मोहब्बत ने करया है तंग, हाय कुड़ी तेरी सोहबत ने करया है तंग, रंगीन फिल्म जैसे दिखते हैं रंग, पंगड़ा जी पाए है मेरी उमंग, सतलुज में एक समंदर नाचे नाचे, अंबर से जलंधर नाचे नाचे, रंग रलियां हो गईयां, रंग रलियां हो गईयां, तेरी मेरी मेरी तेरी चोंच लड़ियां। थैंक यू। बहुत बहुत खूब। आपने कितने सारे शोज किए हैं, कितनी सारी कंट्रीज घूम चुके हैं, इतने सारे एक्टर्स बॉलीवुड के साथ काम कर चुके हैं। अब हाँ जी। अगर मैं अब पूछूं कि आपकी विश लिस्ट में क्या है? मैं एक्ट्रेस की बात करूं कि किन एक्ट्रेस के साथ मेरा मन है काम करने का, तो उसमें से डेफिनेटली आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ आमिर खान साहब। एक मेरी डेफिनेटली ये एक मेरी बहुत बड़ी विश है कि मैं उनके साथ ज़रूर, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। लेकिन हाँ, ऊपर वाले से एक ही विश हमेशा है और हमेशा रहेगी कि जितनी देर भी गाऊँ, सुर में गाऊँ और एक लोगों का प्यार मिले और लोगों के दिल तक जाए मैं जो भी बात अपने मुंह से कहूं। आजकल कोरोना वायरस की वजह से हर तरफ नेगेटिविटी है, एक डर का माहौल है, लोग अपने घरों में अंदर बंद होके बैठे हुए हैं। इसी वक्त में मेरे ख्याल से आप एक नए आइडिया के साथ आए, आपने कंपोज किया जो कि एंथम ऑफ इंडिया, बिगेस्ट एंथम ऑफ इंडिया आज की डेट में है, गुजर जाएगा। मेरे ख्याल से 50 सिंगर्स ने मिलके उसको गाया और मिस्टर अमिताभ बच्चन ने 50 सिंगर्स ने गाया, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने इसमें आपको वॉइस ओवर दिया। इस सॉन्ग के लिए ये कहाँ से आइडिया जनरेट हुआ एंड कंपोज करने में आपको किन किन मुश्किलात का सामना हुआ, या आप किस के साथ बैठ के डिस्कस किया इसको आगे लाने के लिए? हाँ जी, ये बेसिकली मेरे भाई हैं वरुण गुप्ता, ये बेसिकली उनका आइडिया था। हाँ, तो ये बेसिकली आइडिया उनका था। उन्होंने जय वर्मा के साथ मिलके ये आइडिएट किया था, क्यूरेट उन्होंने किया था। तो मुझे याद है उनका जब मुझे आया था कॉल कि यार मैं ऐसा एक गाना करना चाहते हैं, सभी जगह इतना नेगेटिविटी है, इतना मतलब होप का नाम ही नहीं है कहीं पे, मतलब एक होप की कहीं पे बात ही नहीं। देन वी अप्रोच्ड, ये वरुण भाई के दोस्त हैं सिद्धांत, जिन्होंने ये गाना लिखा था। तो मुझे याद है जैसे अभी हमारी बात हो रही है ऐसे ही वर्चुअली हमने इस गाने को बनाया था। तो सिद्धांत के साथ मिलके ये एक दिन में ये गाना बन गया था हमारा। तो और ये एक लिरिसिस्ट के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि कंपोजिशन के ऊपर कुछ लिखना, क्योंकि मेलोडी आ रही थी, एक होप टाइप मेलोडी मेरे जहन में आ रही थी। तो मेलोडी के ऊपर हमने मतलब जब ये गाना क्रैक हुआ, जब इसका स्थाई बना, तो जब इसका अंतरा बना, तो एक अच्छा फील आया कि मुझे लग रहा है हम एक सही दिशा में, सही ट्रैक पे ये गाना बना रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद जब एक आइडिया लिया कि हम मैं इस गाने को गाता हूँ, तो फिर इसका एक प्यारा सा लिरिकल वीडियो बना लेंगे। मतलब वही मैं कई बार सोचता हूँ, हर गाने की एक अपनी जर्नी होती है। या कई बार हम कोई गाना कितना बड़ा सोचते हैं पहले, वो इतना बड़ा नहीं हो पाता। कोई गाना हम ऐसे ही करते हैं, चलो एक इसका छोटा सा वीडियो करते हैं, वो करते हैं। लेकिन मुझे याद है शुरू हुआ पहले 5 सिंगर्स रखते हैं, फिर 15 सिंगर्स, फिर 30 सिंगर्स, फिर 40 सिंगर्स, फिर 50 सिंगर्स। करते करते वो डेफिनेटली इट वाज ए टास्क फॉर मी, क्योंकि सभी सिंगर्स को उनकी लाइन मुझे गा के भेजनी थी कि आपको ये गाना, फिर सभी सिंगर्स की आवाज़ अपने सिस्टम पे मैंने ली, सबको एक रूप दिया। फिर किसका क्या रखना है, क्या नहीं रखना, वो भी एक बहुत मुश्किल था काम। बट आई एम हैप्पी कि क्योंकि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जितने भी सिंगर्स ने हमारे लिए ये गाना गाया, किसी ने कुछ भी एतराज़ नहीं किया और सब ने बहुत ही प्यार से एक सपोर्ट के साथ आए, एक
कॉज के लिए सब लोग आए। और मुझे आज भी याद है जब वरुण भाई ने एक उनकी दोस्त है ऋचा अनिरुद्ध, उनके थ्रू जब उन्होंने बच्चन साहब को अप्रोच किया तो बच्चन साहब ने जब ये गाना सुना तो उनको भी अच्छा लगा। तो वरुण भाई ने जब मुझे बताया कि बच्चन साहब वो भी इस गाने का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो मतलब मुझे लगा ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि मैं ही नहीं पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड उनका दीवाना है, सदी के महानायक हैं वो। तो जब उनका भी जब प्यार मिला, उनकी जब पावरफुल एंड डिवाइन आवाज़ जो उनकी अब मतलब वो जब गाने में आ गई थी, मुझे आज भी याद है जब मेरे सिस्टम पे मैंने वो आवाज़ सुनी तो मतलब एक बहुत ही मतलब मेरे लिए वो एक ड्रीम कम ट्रू वाली जो होती है बात, तो हाँ तो वो मेरे लिए वो था। तो और सभी सिंगर्स ने, और उसके बाद वही अप्रोच्ड ऑल द सेलेब्स, तो बहुत से मतलब सभी ने बहुत ही साथ दिया और सभी ने बहुत खड़े होके मतलब हमें बहुत चीज़ों में बताया भी, आप इसको ऐसे करो ऐसे करो। सब ने इसको अपना गाना माना, किसी ने भी इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया कि ये हमने आपके लिए गा दिया। सब ने, क्योंकि चाहे बच्चन साहब हों, चाहे कपिल भाई हों, कपिल शर्मा जी, सब बड़े बड़े लोगों ने, एकता जी, सोनू भाई, श्रेया जी, शान, जितने भी, कैलाश खेर, जस्सी भाई, जावेद अली, जसपिंदर जी, बाबुल सुप्रियो, मतलब जितने भी सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं और जितने भी मेरे कलीग्स हैं, सब ने बहुत प्यार से इसको गाया है। तो और आई एम हैप्पी कि ये चीज़ अब गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आई थिंक ये गाना भी गया है, क्योंकि दिस इज़ फर्स्ट इंडियन सॉन्ग जो कि एक ही लैंग्वेज में 50 सिंगर्स ने इसको गाया है। सो वी आर सो ब्लेस्ड। वो कहते हैं ना, अकेला चला था कारवां बनता चला गया। मेरे ख्याल से बिल्कुल अकेला चला था कारवां बनता चला गया। एक जगह से इसकी शुरुआत हुई, फिर आप उसके साथ जुड़े। मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में विनय वशिष्ठ है और यूएस से जो आपके साथ। हाँ जी बिल्कुल। और मैं नाम डेफिनेटली मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं विनय वशिष्ठ। व्हेन आई अप्रोच्ड विनय भाई की हम चाहते हैं कि आप भी इस गाने का हिस्सा बने, क्योंकि दिस इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एंथम। तो उन्होंने तो वो भी आए, तो क्योंकि बिल्कुल तो उन्होंने भी वरुण भाई, जय भाई और टीना जी हैं, और उनके साथ मिलके उन्होंने भी ये गाना प्रोड्यूस भी किया है। तो विनय भाई और मैं तो हम और भी बहुत सारा काम अभी साथ में कर रहे हैं जो आप आगे भी देखने वाले हैं। कोई और बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा, गुजर जाएगा कि 4 लाइनें आपकी आवाज़ में हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल। बिन कहे कभी ना कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। बिन कहे कभी ना कभी हकीकत लेती है इम्तिहान, पर खरे उतरने की नसीहत देती भी तो है हाँ। उधड़ा जो पड़ा साहस ये सिल जाएगा, देखते ही देखते राख से तू खिल पाएगा। गुजर जाएगा बंदिया ये समा, गुजर जाएगा बेबसी का मकान, गुजर जाएगा बंदे आए समा, गुजर जाएगा। क्या बात। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी अपकमिंग बॉलीवुड मूवी एज ए डेब्यूट म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर पानवाला, उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ जी, ये मेरी डेब्यू मूवी आ रही है, क्योंकि मुझे आज भी याद है मैं लंदन में मेरे कॉन्सर्ट्स थे गज़ल बहार के नाम से, जिसमें मैं, अशोक खोसला जी, अनूप जी एंड जसपिंदर जी, हम 4 सिंगर्स ने ये टूर किया था, गज़ल बहार यूके टूर। तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने ज़्यादातर कंपोजिशंस अपनी खुद की मैंने गाई थी। तो ये भी एक थोड़ा सा
रिस्क होता है किसी भी बड़े शो में। अगर आप अपनी चीज़ें ज़्यादातर गाते हैं तो लोगों का कई बार वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो लोगों ने सुना हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि जैसे हम आम तौर पर जो हमें देखने को मिलता है। लेकिन तब मेरा पता नहीं क्या मूड था, मैंने सोचा आज मैं ज़्यादा चीज़ें अपनी गाऊंगा, तो मैंने अपनी कंपोजिशंस गाई। तो आया शो हमने किया, तो हम लोग आ गए, इंडिया गए। तो वो उसके जो मेकर्स थे विजय भोला जी, उनका मुझे आया कॉल कि हम एक मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिस हिसाब की तुमने कंपोजिशंस गाई थी हमारे कॉन्सर्ट्स में, तो वो हमें बड़ी अच्छी लगी। तो हम चाहते हैं हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, तो वो सिचुएशन पे आप अपनी टीम के साथ, जो भी आपके लोग हैं, आप उनके साथ एक हमें गाना भेजो। तो वो अगर हमें समझ में आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा कि यू कैन डू दैट थिंग। तो वो जब मुझे याद है एक सिचुएशन आई थी मेरे पास, वो गाना जब मैंने बनाया मेरी टीम के साथ मिलके, सावेरी एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज़ ए लिरिसिस्ट, उसने वो लिखा। तो वो मैंने जस्ट अपने होम सेटअप पे थोड़ा सा बनाया, डमी मैंने उसका तैयार किया, तो वो मैंने उनको भेजा। तो साथ में उनका आ गया कॉल दैट वी आर सेंडिंग यू द एग्रीमेंट, सो वी आर डूइंग द फुल मूवी नाउ। तो वो मेरे लिए बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग थी। तो वो पूरी मूवी का फिर वो मुझे सिचुएशंस भेजते रहे, मैं कंपोज करता रहा। तो बहुत बहुत प्यार के साथ वो हुआ काम। और उस मूवी में विशाल ददलानी जी, शान सर, श्रेया घोषाल जी, एक इंडियन आइडल के हैं विनर लास्ट ईयर के, सलमान अली, उसने भी उस पर गाया है। तो हमने पहले एक गाना राहत फ़तेह अली खान साहब से, खान साहब ने भी गाया था, और शफ़क़त अमानत अली साहब ने भी एक गाना गाया था, क्योंकि वो शायद अभी इंडिया पाकिस्तान वाला शायद अभी शायद इंडियन मूवीज़ में भी पाकिस्तानी आवाज़ों का भी कुछ है इशू चल रहा अभी, तो इसलिए अभी वो वाली आवाज़ें हमने होल्ड पे रखी हुई हैं। तो लेट्स सी कि बट ये है कि वो मूवी की मेकिंग, जब म्यूज़िक मेकिंग में, और उस मूवी का बीजीएम भी मैंने ही किया है, तो वो एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत प्यारी उन्होंने मूवी बनाई है विजय भोला जी ने। मीता वशिष्ठ जी, यशपाल शर्मा जी, बहुत अच्छी इन लोगों ने एक्टिंग की है। परफेक्ट। जसीम, वॉइस आजकल की पूरी टीम, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम की तरफ से मैं और वरुण आपके लिए विश ये करना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में जिस भी काम में हाथ डालें उसमें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज हमने की जसीम शर्मा से बातचीत और सुने 3-4 प्यारे प्यारे गीत। वरुण के साथ मैं नफनी। थैंक यू सो मच जसीम। One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.